हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, हम उसी श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको एक वीडियो दिया जा रहा है। 3 वीडियो हम दे चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, तीसरे वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से, जब वीडियो बनाते समय डिस्टर्ब हुए थे किन्हीं कारणों से, तो उसमें कुछ रुकावटें आ गई थी। उसके लिए मैं क्षमा माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक बेहतर ढंग से इसको समझा सकूँ, और आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको सुनते रहेंगे, 2-4 बार ही वीडियो सुनेंगे। क्योंकि देखिए, जो आदिकाल का प्रकरण एक सामान्य परिचय है, ये पूरा इनका जो प्रकरण है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिनका नेट JRF है उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इसको सुनिए। हम देख लेते हैं आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये देखिए, पूरी लाइनें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय, जिनका समय था यहाँ संवत में दिया हुआ है, संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहों राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इस काल को हमने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो ये जो पूरा आपका अपना जो टॉपिक है, ये बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण है। इसमें से यदि आप कहेंगे कि हमें कुछ छांट के पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ छांट के, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम नेट जैसी, JRF जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बार बार कहती हूँ कि जो पूरा टॉपिक है आदिकाल का प्रकरण 1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे,
विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे। बोलचाल की भाषा घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि उच्चारण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले की कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं वे उसके काव्य भाषा के हैं, जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे कुछ तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। देखिए, उस समय जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा तो थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या लिखा है? हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। क्या है इसमें? चलिए वीर हमीर पाभर मेरी कंपई, दिगमग अंधार धूल सुर रहे अच्छाई ही। तो यहाँ इन पंक्तियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 14वीं शताब्दी का बताया है। अब आगे हम देखते हैं। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी भनते रहे। ऐसा भनते रहे जो है उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी स्वयं की भाषा लिखा है। तो विद्यापति जो है मैथिली में क्या लिखा है इन्होंने? बालचंद्र विज्जाबई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। दोस्तों, ये जो एक एक पंक्तियाँ ये दी हुई हैं, ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ये हमें और ये आप इन्हें विशेष रूप से नोट कर लीजिए। दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदूर जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। ये कबीर की वाणी है। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। अब यहाँ पर दिया गया है विद्यापति की ये पुरानी भाषा जो है, देसिल बयना सबजन मिठा ते टेंशन जंपो अवहट्टा, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ, इससे वैसा ही अपभ्रंश ब्रैकेट में देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। यदि प्रश्न आ जाए कि विद्यापति ने अपभ्रंश से प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है, तो देसी भाषा कहा है। इसको 2-3 रूप में इसका प्रश्न बना करके तैयार किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। इसमें बताया है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से
अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी। अपभ्रंश नाम उसी समय तक चला जब तक भाषा बोलचाल में थी। तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले अपभ्रंश नाम जो है यहाँ ये बताया गया है कि सबसे पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उसने पिता गुहासेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह, जिनका समय विक्रम 7वीं शती, ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच भी मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। तो यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि देवसेन का समय कब का है, संवत 990। जो एक जैन कवि थे, उन्होंने श्रावकाचार नाम से एक पुस्तक लिखी जो दोहे छंद में थी। ये आपको याद रखना है, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे अभी इनकी ये पंक्तियां हैं, ये अक्सर ही पेपर में पहले पूछ ली गई हैं। जो जिड़ सासण भाषियऊ सो भई कहियऊ सारो, जो पालई सई भाव करे सो सरी पावई पारो। इन्हीं देवसेन ने दव्य सहाय पहाय, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश जिनकी रचना का नाम है, नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, युगसार, जसहर चरऊ, उदय कुमार चरऊ इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। पुष्पदंत, जिनका समय संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, उसी काल के आसपास का जसहर चरऊ, जिसे यशधर चरित भी कहा जाता है, भी चौपाइयों में लिखा गया। यहाँ पर ये देखिए यशधर, जिसे जसहर चरऊ, इसकी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। बिड़ू धवलेड़ सैडू की हल्लई, बिड़ू जीवेड़ देवहू की चल्लई, बिड़ू जीवेड़ मोख को पावई, तुम्हारी सू की अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान की महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में या काव्यों में मिलती है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम, यानी कि जो असम है आज का, तक फैले थे और सिद्ध कहलाए। ये 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है।
इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्धों योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता था, जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब यहाँ पर ये 84 सिद्धों के नाम हैं। तो देखिए जो महत्वपूर्ण हैं सिद्ध, जैसे लुहिपा, लीलपा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सहरिपा, सरहापा तो महत्वपूर्ण ही है। डोम्भिपा और इनकी हमें जो पंक्तियां हैं वह भी याद रखनी है। इसके बाद है कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, गोरंगीपा, बीड़ापा, शांतिपा। देखिए सभी के आगे नाम के आगे पा का उल्लेख जरूर होता था। तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कढ़ापा। इसमें कढ़ापा जो है महत्वपूर्ण है। तो ये 84 सिद्धों के नाम हैं। कड़रीपा, थगनपा, नारूपा, शीलपा, तिलुपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधीपा, अजागिपा, कालपा, धोम्भिपा, कंकड़पा, कमरीपा, ढेंगपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरीपा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अंचितपा, भल्लहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मुकुपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटपा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिकनपा, भलीपा, कुमारीपा, चंबरीपा, मणिभद्रपा, कनखलपा, कलकल्पा, कंतालीपा, धहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा और सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकापा, पुतलीपा, पन्हपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मी करायुगनी, समूदपा और भालीपा। अब देखिए इतने नाम हैं। ये हमें पूरे तो नहीं इनको याद रखना है, लेकिन इतना याद रखना है कि सिद्धों की संख्या 84 थी। और जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं वो कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है। सबसे पहले सरहापा, इनका हमें समय, इनकी रचनाएं मतलब कौन सी हैं और रचनाओं की कुछ पंक्तियां जो आगे चल के आपको वीडियो में मिलेंगी। लुहिपा, डोम्भिपा, इनकी पंक्तियां याद रखनी है। इसके अलावा कढ़ापा, इनकी भी याद रखनी है। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सी जो है किन किन की रचनाएं हमें और पंक्तियां याद रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं जो है आपको सूचित किया गया है और नाम इनके बड़े ही अजीब ढंग के हैं, थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो इनके इतना ही आप याद रखिए कि 84 सिद्ध थी और कुछ ही लुहिपा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सरहपा, कढ़ापा और एक दो और हैं, उनको हमें याद रखना है, उनकी रचनाएं याद रखनी है, बाकी हमें कुछ नहीं रखना है। अब हम आगे देखते हैं। पा आदरार्थक पाद शब्द है, मतलब सिद्धों के आगे जो पा का उच्चारण होता था वो आदर का सूचक माना जाता था, इसलिए इनके नाम के आगे पा का उच्चारण होता था। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा ने जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं की अतिरिक्त
अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले पहल महिम हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला। तो आपको ये भी याद रखना है कि बौद्ध गान और दोहा किसने, इसके लेखक कौन थे, तो कौन थे, हरप्रसाद शास्त्री, और ये बांग्ला भाषा में था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन जो भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सराह सरोज वज्र, जिन्हें सराहपा भी कहते हैं, जिनका काल डॉक्टर विनयतुष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चय किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार है। तो इनकी जो इनके नीचे नमूने हैं, इनकी ये पंक्तियां हैं सराहपा की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडिय सयाला सत्य बखाणे देह ही रुद्र बसंत न जाड़े अमड़ा गमड़ ड़ तेन बिखंडिया तो भी ऋजलई भड़ई हऊ पंडिया जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश ताहि बट चित्त विश्वास करूँ सरेहे कही अवेश घोर अनहरे चंद्रमणि जिमि उज्जो करई परम महासुह एकु करे दुर्य अशेष हरई जीवंत जो नौ जर ईसो अजरामर होई गुरु उपयसे विमल मई सो पर धड़ा कोई। देखिए ये भाषा जो है कैसी भाषा है, अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। तो हमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुई, लेकिन ये आपको पूरे इनकी जो ये पंक्तियाँ हैं, पंडिय साला सत्य बखाणे और जहाँ मन पवन न संचरई घोर अंधहारे चंद्रमणि, ये बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश यहाँ है। तो नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियरा सहावे मुकल उजूरे उजू छाणी माँ लेहुरे बंक नियाही बोही माँ जहूरे रंक। तो ये आपको याद रखना है, इनको बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये जो पूरा टॉपिक है, आज का पूरा वीडियो है, बहुत ही सारगर्भित है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इसको विशेष तौर से जो प्रकरण 1 प्रकरण 2 जो है दोनों महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी मन लगा कर करिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। धन्यवाद।